सबको नमस्ते। रात को मिस होंग फाइनेंशियल सुपरवाइजरी सर्विस के सेक्शन चीफ से मिलती है। सेक्शन चीफ खुद भी कहता है कि फैंग ने जो किया वो गलत नहीं था, क्योंकि इस क्राइसिस में भले हनमिन को झटका लगे, चेयरमैन कैंग पर रत्ती भर असर नहीं पड़ेगा। असली चोट तो आखिर में सिर्फ बेगुनाह एम्प्लॉयज़ को ही लगेगी। मिस होंग जुंगवू का भी जिक्र करती है। थोड़ी देर पहले उसने जुंगवू से सीधे सवाल किया था। जुंगवू मान लेता है कि उसने जानबूझकर मिस होंग को उस सीक्रेट प्रोजेक्ट टीम में घुसने दिया था। मिस होंग को समझ नहीं आता कि जुंगवू ने ऐसा क्यों किया, मगर सेक्शन चीफ कहता है कि जुंगवू शायद मिस होंग की मदद ही कर रहा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले करता था। असल में पहले मिस होंग वाली अकाउंटिंग फर्म उसे कोर्ट में अपील करके फंसाने वाली थी। तब जुंगवू ने ही पर्दे के पीछे भाग दौड़ करके मिस होंग पर आने वाली उस मुसीबत को रोक दिया था। मिस होंग को थोड़ा अफसोस होता है कि उसे ये बात अब पता चली, जब बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि अब जुंगवू नोरा के साथ अरेंज डेटिंग कर रहा है और अंदाज़ा है कि वह जल्द ही हनमिन का दामाद बनने वाला है। सेक्शन चीफ एक डेडलाइन दे देता है और मिस होंग को जल्दी से जल्दी अंडरकवर मिशन रोकने को कहता है, क्योंकि अब सीक्रेट फंड्स की लेजर/बुक नष्ट हो चुकी है। यानी अब वे हनमिन मैनेजमेंट की करप्शन को एक्सपोज आगे नहीं बढ़ा सकते। एम्प्लॉयज़ की रोजी रोटी उनकी जिम्मेदारी नहीं है। ऊपर से इस फाइनेंशियल तूफान में फाइनेंशियल सुपरवाइजरी सर्विस खुद भी मुश्किल में है। इस मोड़ पर मिस होंग को उस कड़वी हकीकत का सामना करना पड़ता है। थोड़ी एनालिसिस के बाद सेक्रेटरी को समझ जाती है कि मिस होंग अंडरकवर क्यों बनी थी, और वह मिस होंग से पूछती है कि उसे सीक्रेट फंड्स के बारे में पता कैसे चला। मिस होंग सेक्रेटरी को शुरू से आखिर तक पूरी बात बता देती है, मगर कहती है कि अब यह सब इम्पॉर्टेंट नहीं रहा। मिस होंग बताती है कि वह साल ख़त्म होने से पहले रिज़ाइन कर देगी और आगे से वो और सेक्रेटरी को अपनी अपनी राह चले जाएंगे। हॉस्टल लौटकर मिस होंग किम बोम को सुला देती है। रात को किम मीसुक देर से लौटती है। मिस होंग समझ जाती है कि जिस हनमिन ब्रांच में मीसुक काम करती है वहाँ ज़रूर अफरा तफरी मची होगी। मीसुक का चेहरा उदास होता है। वो कहती है उसने जी जान से काम किया, मगर आखिर में सब बेकार हो गया। उस रात मीसुक आखिरी बार अपनी बेटी किम बोम को सोते हुए देखती है और फिर अकेले हॉस्टल से बाहर निकल जाती है। असलियत में हालात मिस होंग की सोच से भी ज़्यादा गंभीर थे। पहले हानमिन ने एक हाई रिटर्न वाली फंड प्रोडक्ट निकाली थी और ब्रांच कर्मचारियों को ज़बरदस्ती उसे धकेलने को कहा था। बेटी की परवरिश के लिए पैसे कमाने के चक्कर में माइसुक ने पूरी ताकत से कस्टमर्स को वही प्रोडक्ट बेची ताकि वह इस क्वार्टर की सेल्स चैंपियन बन सके। मगर नतीजा ये निकला कि प्रोडक्ट फट गया, घोटाला हो गया, ग्राहकों का भारी नुकसान हुआ। ठगे हुए कस्टमर्स ने माइसुक को अपना पंचिंग बैग बना लिया। आज थोड़ी देर पहले ही मीसुक को लॉसूट नोटिस भी मिल गया। गुस्से वाले कस्टमर्स उसे फ्रॉड के केस में कोर्ट तक घसीटने लगे और भारी मुआवजा मांगने लगे। हनमिन हेड ऑफिस ने किसी की नहीं सुनी, उल्टा सारा ब्लेम काउंटर स्टाफ पर डाल दिया और कहा जिसने फंड बेची वही जिम्मेदार है। मजबूरी में माइसुक ब्रांच मैनेजर के पास जाती है और उससे मदद की गुहार लगाती है। उसे बहुत अपमान और बेइंसाफ़ी लगती है, क्योंकि फ़ंड को फ्लैगशिप प्रोडक्ट बताकर बेचने का दबाव तो हेड ऑफिस ने डाला था और ब्रांच मैनेजर भी उन्हें टारगेट्स के लिए लगातार धक्का दे रहा था। लेकिन अब जब बवाल हुआ, ब्रांच मैनेजर भी जिम्मेदारी लेने से इनकार कर देता है और माइसुक को अकेले सब सुलझाने को कह देता है। उसी रात मीसुक एक सस्ते होटल में चली जाती है। रोते रोते शराब पीती रहती है और मेज़ पर 2 लिखे हुए सुसाइड नोट्स रखे होते हैं। अगली सुबह मिस होंग को पुलिस का फ़ोन आता है। उसे पता चलता है कि मीसुक ने आत्महत्या करने की कोशिश की थी। अच्छी बात यह कि डॉक्टर्स ने उसे बचा लिया। मिस होंग भागकर हॉस्पिटल पहुंचती है। ऑफिसर बताता है कि मीसुक ने 2 लेटर्स छोड़े हैं, एक मिस होंग के लिए और एक चेयरमैन कैंग के लिए। मिस होंग वाले लेटर में मीसुक अपने दिल में दबा पुराना सच खोलती है। असल में 9 साल पहले मीसुक की मिस होंग से मुलाकात हो चुकी थी। तब मीसुक एक अकाउंटिंग फर्म में सेक्रेटरी थी। पहली नौकरी होने की वजह से वह बहुत नर्वस रहती थी। एक बार गलती से उसने एक अकाउंटेंट की फाइल्स पर कॉफ़ी गिरा दी। मीसुक तुरंत माफ़ी मांगने लगी, मगर उस अकाउंटेंट ने उसे एक भी हार्श बात नहीं कही और वो अकाउंटेंट कोई और नहीं, मिस होंग ही थी। बाद में मीसुक को मैनेजर ने हैरास किया, तब भी मिस होंग ने आगे आकर बिना डरे मैनेजर को सबक सिखाया। मगर फिर इतनी अच्छी मिस होंग के साथ भी नाइंसाफ़ी हुई। उसे उसी अकाउंटिंग फर्म से निकाल दिया गया था। कुछ समय पहले मिस होंग ने अपना नाम बदलकर नई आइडेंटिटी के साथ कंपनी के एम्प्लॉई हॉस्टल में रहना शुरू किया था और उसी समय किम मीसुक ने पहली नज़र में ही मिस होंग को पहचान लिया था। वह मिस होंग से दोबारा मिलकर बेहद खुश हुई थी और उसे पूरा विश्वास था कि अगर मिस होंग अपनी आइडेंटिटी छिपा रही है तो उसके पीछे कोई मजबूरी ज़रूर होगी। हॉस्टल में किम मीसुक और उसकी बेटी किम बोम दोनों ही एम्स होंग को बहुत पसंद करते थे, यहाँ तक कि उसे फैमिली की तरह ट्रीट करने लगे थे। और अब अपनी बेटी किम बोम को प्रोटेक्ट करने के लिए किम मीसुक मिस होंग से रिक्वेस्ट करती है कि वह किम बोम के लिए इनहेरिटेंस रिनंसिएशन की प्रोसेस पूरी करवा दे, क्योंकि सिर्फ इसी तरह एक माँ होने के नाते वह किम बोम पर बोझ नहीं बनेगी। सुसाइड नोट पढ़ने के बाद मिस होंग की आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे और उसे एहसास हुआ कि उसके आसपास हमेशा इतनी वार्मथ और जेन्युइन काइंडनेस मौजूद थी। थोड़ी देर बाद सेक्रेटरी को और नोरा भी
हॉस्पिटल रूम में किम मीसुक से मिलने आती हैं। दुख में सेक्रेटरी को इमोशनल होकर नोरा को ब्लेम करने लगती है, क्योंकि उसे पहले से पता था कि नोरा चेयरमैन कैंग की बेटी है। सेक्रेटरी को के नज़रिए से किम मीसुक की आज की हालत पूरी तरह नोरा के पिता की वजह से है। हालात ऐसे बनते हैं कि नोरा को मजबूरन हनमिन की हेरेस होने की सच्चाई एक्सेप्ट करनी पड़ती है, और फिर सेक्रेटरी को मिस होंग से भी सारा सच बोलने को कहती है। मिस होंग अपनी अंडरकवर आइडेंटिटी साफ साफ रिवील कर देती है, लेकिन हनमिन के चारों ओर उठी ये फाइनेंशियल स्टॉर्म अभी भी शांत नहीं हुई है। किम मीसुक की दूसरी सुसाइड नोट चेयरमैन कैंग को सौंप दी जाती है, जिसमें उसने उनसे अपनी जिम्मेदारी निभाने और मेहनती एम्प्लॉयज़ को अबैंडन न करने की अपील की थी। मगर चेयरमैन कैंग बेहद सेल्फिश साबित होता है। वह गुस्से में नोट फाड़ देता है, जुंगवू को मीडिया साइलेंस करने का ऑर्डर देता है और सॉन्ग जूरन को दूसरी लेटर वापस लाने का आदेश देता है। चेयरमैन कैंग के लिए एम्प्लॉयज़ बस एक्सपेंडेबल हैं, हनमिन का प्रॉफिट ही अल्टीमेट प्रायोरिटी है। सॉन्ग जूरन तुरंत मिस होंग को बुलाती है और किम मीसुक की सुसाइड नोट मांगती है, लेकिन मिस होंग की नज़रें शार्प और स्टडी थीं। वह बिल्कुल नहीं झुकती। वह सुसाइड नोट नहीं देती, बल्कि किम मीसुक को मिली काउंटलेस लॉसूट नोटिस सामने रख देती है। मिस होंग कंपनी के रूथलेस बिहेवियर की ओपनली निंदा करती है और डिमांड करती है दैट किम मीसुक के मेडिकल एक्सपेंसेस कंपनी बेयर करे। तभी दूसरे डिपार्टमेंट के मैनेजर चा गॉसिप मूड में वहां पहुंच जाते हैं और सुसाइड नोट की डिटेल्स पूछने लगते हैं। गुस्से में मिस होंग उन्हें जोर से धक्का देकर गिरा देती है और साफ कहती है, पहले अपने कंडक्ट पर रिफ्लेक्ट करो। उसी दिन मिस होंग एल्बर्ट को अपना रेजिग्नेशन दे देती है और नोरा को उसकी मां हॉस्टल से ले जाती है। सेक्रेटरी को किम बोम को हॉस्पिटल लेकर आती है ताकि वह अपनी मां से मिल सके। रात में किम बोम चुपचाप अपनी मां के पास बैठी रहती है, जबकि सेक्रेटरी को कॉरिडोर में खड़ी रोते हुए वह सुसाइड नोट पढ़ती है जो किम मीसुक ने मिस होंग के नाम लिखी थी। दोनों लड़कियां इमोशनली टूट चुकी थीं। इतनी काइंड किम मीसुक को ऐसी होपलेस सिचुएशन फेस करनी पड़ी, ये सोचकर दिल भारी हो जाता है। नीचे के लेवल के एम्प्लॉयज़ क्राइसिस में डूबे हैं और हनमिन अब भी कैपिटल रेज करने में लगा है। हनमिन के लिए फंड्स अरेंज करने के लिए चेयरमैन कांग जुंगवू को इन्वेस्टर ढूंढने का ऑर्डर देता है। जुंगवू एक ओवरसीज इन्वेस्टर लेकर आता है जो इन्वेस्ट करने को रेडी है, लेकिन कंडीशन रखता है कि वर्कफोर्स रिड्यूस करनी होगी। चेयरमैन कैंग तुरंत अग्री कर लेता है और सभी डिपार्टमेंट हेड्स को स्ट्रिक्ट ऑर्डर देता है कि मिनिमम 40% स्टाफ कट किया जाए। तीनों बड़े डिपार्टमेंट टफ डिसीजन के सामने खड़े हैं। एम्प्लॉयज़ को बचाने के लिए ट्रेडिंग डिपार्टमेंट के डिप्टी डायरेक्टर एसईओ ले ऑफ लिस्ट में सिर्फ अपना नाम लिखते हैं। 25 साल की सर्विस के बाद वह रिज़ाइन कर देते हैं। चेयरमैन कैंग को ज़रा भी रिग्रेट नहीं होता, वह तुरंत डिपार्टमेंट मैनेजर चा को सौंप देता है। इसके बाद मिस होंग का क्राइसिस मैनेजमेंट डिपार्टमेंट भी डिसॉल्व कर दिया जाता है। मिस होंग शॉक्ड रह जाती है। रेजिग्नेशन देने के बावजूद उसे नहीं निकाला गया, बल्कि हार्डवर्किंग सेक्शन चीफ फैंग को ले ऑफ कर दिया गया। असल में फैंग ने खुद एल्बर्ट से रिक्वेस्ट की थी कि उसका नाम लिस्ट में डाला जाए। उसे पता था कंपनी उसे निकालना चाहती है। फोर्स्ड एग्जिट से बेहतर डिग्निफाइड एग्जिट, और कम से कम बाकी टीम बच जाएगी। जिस दिन सेक्शन चीफ फैंग कंपनी छोड़ते हैं, मिस होंग और बाकी लोग एंट्रेंस पर उन्हें फेयरवेल देते हैं। फैंग मुस्कुराकर हाथ हिलाते हैं, लेकिन अंदर से उन्हें खुद नहीं पता फ्यूचर कहाँ ले जाएगा। कई फीमेल एम्प्लॉयज़ भी ले ऑफ हो जाती हैं और उसी रात हॉस्टल छोड़ देती हैं। मिस होंग गहरी सोच में डूब जाती है। फाइनेंशियल करंट में सबसे पहले डूबते हैं वही ऑर्डिनरी पावरलेस लोग। लेकिन जब लगता है सब खत्म हो गया, तभी होप की एक छोटी सी स्पार्क दिखाई देती है। हॉस्टल की टेबल पर मिस होंग देखती है कि सीक्रेट फंड लेजर के पेजेस अलग अलग शेप्स में फोल्ड किए गए हैं। किम बम मासूमियत से कहती है ये सब उसने बनाए हैं। नीचे देखने पर पता चलता है कि जिसे जला हुआ समझा गया था वही लेजर फोल्डेड पेपर्स के नीचे सेफली रखा हुआ है। किम बम की वजह से मिस होंग तुरंत लेजर लेकर फाइनेंशियल सुपरवाइजरी सर्विस के सेक्शन चीफ को इन्फॉर्म करती है। सेक्शन चीफ हायर अथॉरिटीज़ को रिपोर्ट करता है, लेकिन करंट सिचुएशन में टॉप ऑफिशियल साइलेंट स्पेक्टेटर बने रहना चाहते हैं। मिस होंग ये पैसिव एटीट्यूड एक्सेप्ट नहीं कर पाती। उसे प्रेसिडेंट जांग की सैक्रिफाइस, किम मीसुक की स्ट्रगल और लेड ऑफ एम्प्लॉयज़ का दर्द याद आता है। उसे एहसास होता है अब उसे खुद एक्शन लेना होगा। रात में मिस होंग लेजर लेकर सेक्रेटरी को के पास आती है और पार्टनरशिप प्रपोज करती है ताकि हानमिन के मैसिव सीक्रेट फंड का सच सामने लाया जा सके। यहीं एपिसोड खत्म होता है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और मुस्कुराते रहें। बाय बाय।